18वीं लोकसभा का पहला विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है और सांसद शपथ ले रहे हैं। आज पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद के तौर पर शपथ ली। आज कुल 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। तो आज पहला दिन है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर मंत्रियों में सबसे पहले राजनाथ सिंह ने शपथ ली थी और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने शपथ ली। संसद का पहला दिन है आज और इस बार का सत्र बेहद अपने आप में खास है क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में तीसरी बार सरकार बनने के बाद में बीजेपी के ये पहला सत्र है और इसके बाद ही विपक्ष इस बार काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और कई सारे मुद्दे जो कि संसद में रखने की तैयारी विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी की गई है। अठारह लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण से शुरुआत हुई। 7 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को शपथ दिलाई गई। इसके बाद में दूसरे बड़े नेताओं को शपथ के लिए बुलाया गया, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी मौजूद रहे। ये आपको तस्वीरें 7 दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आज प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और नितिन गडकरी, एचडी कुमार स्वामी ने शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीसरी बार सत्ता मिलने के बाद और मेहनत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की जनता विपक्ष के अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की भी अपेक्षा करती है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है।
लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण पर सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, लोकसभा सदस्य के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। आपके यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की संकल्पना साकार हो रही है और ये तीसरा कार्यकाल 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। अठारहवीं लोकसभा के पहले दिन संसद सत्र शुरू होने से पहले घमासान देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी की सांसद पद की शपथ से पहले ही संसद परिसर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने भी संविधान की कॉपी के साथ में प्रदर्शन किया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रदर्शन करते हुए, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में अखिलेश यादव संविधान की कॉपी लेकर समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और साथ ही जो अयोध्या से सांसद है उनका भी हाथ पकड़ते हुए अखिलेश यादव चलते हुए नजर आए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, सरकार संविधान के तहत काम करे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी हर बार इमरजेंसी की बात करती है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर हमला किया जा रहा है, संविधान पर हमला मंजूर नहीं है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का राहुल गांधी के संविधान वाले बयान पर पलटवार आया। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि राहुल गांधी पहले 25 जून 1975 के बारे में सोचे, उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था। उनको पूर्वार्ध में कल के दिन 25 जून 1975 की तरफ लेके जाऊंगा, फ्लैशबैक में, जब उनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बेवजह आपातकाल लगाया था और संविधान को कुचल दिया था, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर दी थी, और आपकी भी प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी। उस जमाने में ये आप लेके चल रहे होते तो मैं तो जेल जाता, लेकिन आप भी जेल जाते। इसलिए दुष्यंत ने कहा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो जेपी को
जेपी अटल जी, अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी से लेकर के मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, मधु दंडवते, मधु लेमे, जॉर्ज साहब, इन सबको आपातकाल में जेल भेजा था और वही लोग प्रतियां लेकर के संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के सांसदों की तरफ से भी इसे लेकर पलटवार किया गया। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। की रक्षा के लिए पूरा इंडिया गठबंधन जो था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लड़ा है और अब हम लोग निर्वाचित होके जो देश की पार्लियामेंट में आए हैं तो संविधान की रक्षा के लिए निश्चित रूप से संविधान और लोकतंत्र को न मानने वाले लोग हैं। जो लोकसभा में स्पीकर का जो नियम है, नियमावली है, उसके अनुसार इन्होंने चेयर नहीं दी हुई है। जहां विरोध दर्ज करना उसको दर्ज करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने आज होटल इंडस्ट्री के विकास और साथ ही हो रहे कामों को लेकर बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि होटल इंडस्ट्री के विकास के लिए यूपी में अनुकूल अवसर है। सीएम योगी ने होटल निर्माण के नियमों की समीक्षा भी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करने को कहा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। लोकसभा चुनाव के बीच में आकाश आनंद की आक्रामकता को देखते हुए मायावती ने अपने भतीजे को अपरिपक्व बताया था और इसके साथ ही आकाश आनंद से मायावती ने सारी सियासी शक्तियां भी छीन ली थी। लेकिन 0 सीटें और साथ ही घटे वोट प्रतिशत ने मायावती को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आकाश आनंद 2 महीने में परिपक्व हो गए? क्या मायावती को भतीजे पर फिर भरोसा हो गया? या फिर पार्टी को शून्य से शिखर पर आनंद ही पहुंचाएंगे? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की राजनीति में री एंट्री हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिसे मायावती ने अपरिपक्व बताकर पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी से हटा दिया था, अब विधानसभा उपचुनाव में उन्हें फिर राजनीति में सक्रिय किए जाने की तैयारी है। यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। मायावती ने भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आकाश का नाम है। विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है। बीएसपी सभी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के प्रचार अभियान को काफी आक्रामक माना गया था कि बाबा साहब और माननीय साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके। उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा हुई थी। ऐसे ही एक भाषण के बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। तब कई राजनीतिक जानकारों का कहना था कि आकाश के तेवरों से बसपा में एक बार फिर कुछ हलचल दिखने लगी है। इसी दौरान पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद से पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद और अपना उत्तराधिकार वापस ले लिया था। तब से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और अब तक आकाश आनंद राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आए, लेकिन अब एक बार फिर वो बीएसपी के लिए प्रचार करेंगे।
क्योंकि जिस तरह से मंच पर वो दिखाई दिए, साथ में आनंद कुमार जो उनके सगे भाई हैं वो जिस तरह से मंच पर दिखाई दिए, तो ये दोनों बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का जो पिलर होगा राइट और लेफ्ट का, वो आनंद कुमार और आकाश आनंद के बीच में होगा। यानी मायावती जी, उनके भाई, उनके भतीजे या फिर आनंद कुमार के लड़के भी आकाश आनंद ही हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम चीजें इनके इर्द गिर्द हुई चलने वाली हैं। तो तमाम जो बातें थी 1.5 महीने पहले की, जब उनका निष्कासन हुआ था, उसके साथ बातें कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी उनके आक्रामक रुख की वजह से उन पर कार्रवाई कर रही है, उनसे जिम्मेदारियां वापस ले रही है। लेकिन आज की ये तस्वीर इस बात को साफ कर दे रही है कि उनको तमाम जिम्मेदारियां फिर से वापस मिलने जा रही। लेकिन 2 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाए जाने से माना जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे सक्रिय होंगे। बसपा सुप्रीमो के इस फैसले की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। कई जानकारों का कहना है कि मायावती आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीति में लाने। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को शायद इसीलिए हटाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकाश किसी विवाद में फंसे। रणनीति बनाई है आगे 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। सभी कार्यकर्ताओं के लिए आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी थी वो बहाल कर दी गई। जी सभी चुनाव लड़ेंगे, जो सामान्य चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, सभी चुनाव पर बहन जी ने कहा है चुनाव लड़ेंगे। क्या आकाश आनंद जी को उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी दी गई है? पूरे देश की पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके, पूरे देश की जिम्मेदारी दी है। जो आगामी चुनाव आने वाले उपचुनाव उसको लेकर कोई दिशा निर्देश बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहाँ जहाँ यूपी में लड़ेंगे। बसपा पिछले कुछ समय से मान्यवर काशीराम जी का जो बताया रास्ता था उस रास्ते को भूल गई है। कहीं न कहीं वो अन्याय करने वाले लोग जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी नजर आई। इसलिए आज देश की राजनीति में बसपा की जो दुर्दशा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बसपा की खुद की नीतियां जिम्मेदार हैं। आकाश आनंद पहले भी यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इस बार भी रणनीति यही है कि पहले उन्हें दूसरे राज्यों में सक्रिय किया जाए, फिर धीरे धीरे यूपी में भी वो सक्रिय नजर आने लगेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक उन्हें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं जिम्मेदारी मिलने पर आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुजन समाज के उत्थान के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली, बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित करोड़ों दलित बच्चों के सपनों को साकार करने वाली बहुजन समाज की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन जी मायावती जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आदरणीय बहन जी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है, उसे पूरे जी जान से निभाना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।